साथियों नमस्कार। मैंने अपने पिछले अंक में तथ्यों जो मेरे पास तथ्य थे उनके आधार पर आपको बताया था कि नेहरू जी जो है एक्सीडेंटल हिंदू थे या हिंदू ही नहीं थे। मेरे उस अंक को आपने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिला। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप सबका धन्यवाद। इस अंक के अंदर हम ये कहना चाहता हूं कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, जैसा मैंने पिछले अंक में बताया था, नेहरू जी ने खुद एक अंग्रेज पत्रकार को कहा था कि बंटवारे का जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी का नहीं था। मैंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए बंटवारा उचित है। नहीं, कितनी ताज्जुब की बात है कि बंटवारा होते नेक्स्ट डे ये हुआ हिंदू मुस्लिम साथ रह सकते हैं। माफ करना। तो ऐसा लगता है जैसे नेहरू जी ने ये जो बंटवारा करवाया था वो अपने स्वार्थ के लिए कराया था, और नेहरू जी पूरी तरह से, मेरा मानना है, वो सनातन विरोधी थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि सबसे पहले देखिए आप, जब सोमनाथ का मंदिर का जीर्णोद्धार करने की बात सरदार पटेल जी ने की तो ये उससे इत्तेफाक नहीं करते थे, और जब उसका उद्घाटन होने लगा तो इन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वहां जाने से मना किया। रोक गए तो ये रोस्ट हो गए। और आपको जान के ताज्जुब होगा, रामलला की जो मूर्ति है वो 22 और 23 दिसंबर 1947 को जो है प्रकट हुई थी, और हिंदुओं ने उसको तथाकथित मस्जिद में ले जाके स्थापित किया और अपनी पूजा अर्चना शुरू की। नेहरू जी को पता लगा तो नेहरू जी ने 26/12/2047 को तत्कालीन जो है सीएम यूपी गोविंद बल्लभ पंत जी को कहा कि इन मूर्तियों को तत्काल हटवाइए, और उस पर इन्होंने खुद पसर नजर रखी, और गोविंद बल्लभ पंत जी के कहने पे वहां के जो है आपके चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो फैजाबाद डीएम के पास गए और कहा इनको आप जो है मूर्तियों को तत्काल हटवा दीजिए। लेकिन वहां जो डीएम थे के नायर, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं ये मूर्तियां नहीं हटवाऊंगा, और उस कारण से वो मूर्तियां वहां रही। और उनके इस कहने से नेहरू जी इतने रुष्ट हुए कि उनका फैजाबाद डीएम से उन्होंने ट्रांसफर करवा दिया। फिर आप देखिए, आर्टिकल 25 1950 में बना, और उसके अंदर इन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन की इजाजत दे दी। आप सभी जानते हैं धर्म परिवर्तन जनरली एक तरह से मुसलमानों को क्लीन चिट दे दी कि आप धर्म परिवर्तन करवाइए हिंदुओं का। फिर इन्होंने आर्टिकल 28 लेके आए, वो भी 1950 में, और उसमें यह कहा कि हिंदू अपनी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, उसके लिए कोई स्कूल नहीं खोल सकते, कोई शिक्षण संस्था अपनी नहीं खोल सकते। और उसी वर्ष आर्टिकल 30 में उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए अलाउ कर दिया कि वो अपनी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसके लिए शिक्षण संस्था खोल सकते हैं, मदरसे खोल सकते हैं, सब ठीक है। फिर 1951 के अंदर HRC लेके आए, जिसके अंदर ये था कि हर राज्य सरकार को ये जो है अधिकार था कि वो चाहे जिस मंदिर का जो है धन जो है उस पर अपना अधिकार ले सकती, उसको अपने अधिकार में ले सकती है। 1956 में हिंदू कोड बिल लेके, जबकि संविधान के अंदर
ये साफ कहा गया था कि हम समान नागरिकता कानून की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये हिंदू कोड बिल लिख के आए। और आप बता सकते हैं जो है देश का पहला शिक्षा मंत्री का नाम क्या था? देश के पहले शिक्षा मंत्री का नाम था सैयद गुलाम मोहिमुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी। ये अरब के निवासी थे, मदरसे में भी पढ़े हुए थे। 1919 का जो खिलाफत आंदोलन था उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, महत्वपूर्ण भूमिका जो है इन्होंने निभाई थी। और फिर इनका नाम रख दिया मौलाना आजाद, ताकि इनका जो है पास्ट लोगों को पता नहीं लगे। और आप जान के ये जो ताजुब करेंगे कि उस वक्त कांग्रेस के अंदर डॉक्टर राधाकृष्णन और कन्हैयालाल मुंशी जैसे विद्वान थे, उसके बावजूद इन्होंने इस मौलाना आजाद को जो है वहां पे बनाया, शिक्षा मंत्री बनाया। और इसके पीछे षड्यंत्र ये था कि कांग्रेस और वामपंथी दलों से मिलके भारत के गौरवशाली इतिहास को छुपा दिया जाए और सिर्फ मुगलों के जो है ना उसके इतिहास को दिखाया जाए और उनको महान बताया जाए। और इन्होंने जिन नेहरू जी को इतिहास का सर और पूंछ नहीं पता थी, वो जो है एक किताब लिखते हैं भारत एक खोज, और उसमें भी हमारे जो है ना इतिहास को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर गलत जो है ना तथ्य उसके अंदर इन्होंने डालने का काम किया। मेरा अपना मानना है, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करें, मुझे गलत भी समझ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बाबर की कब्र पे सजदे करने वाले नेहरू जी गजवाए हिंद के जो है प्रबल विचारक थे, और इन्होंने तो वो कारनामा कर दिया जो बाबर एंड कंपनी नहीं कर पाई, वो काम इन्होंने किया। देखिए आप हिंदुस्तान के पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जो है दो टुकड़े करके मुगल जो है ना स्टेट बना दिया। और आपको ताज्जुब होगा, हैदराबाद के निजाम से भी इन्होंने 1 साल का जो है एग्रीमेंट कर लिया था कि 19 नवंबर 1947 को कि 1 साल तक यथास्थिति रहेगी, अर्थात कि हिंदुस्तान के बीच में हैदराबाद और एक मुस्लिम स्टेट जो है बन जाता। ये तो भला और लौह पुरुष जय सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जब ये नेहरू जी हिंदुस्तान से बाहर गए हुए थे तब उन्होंने निजाम को जो है मजबूर कर दिया कि वो उस पर हस्ताक्षर करे और जो है भारत में अपने आप को विलय कराए। निजाम आनाकानी करता रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि नेहरू जी है इंडिया में आने वाले हैं। ये सरदार पटेल जी ने नेहरू जी के विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी, वो आकाश में मंडराता रहा जब तक कि निजाम ने दस्तखत नहीं कर दिए, नेहरू जी को विमान को नहीं उतरने दी। जब दूसरी बात देखिए आप, जब एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश का एकीकरण करने का काम किया, तो कश्मीर का मुद्दा इन्होंने क्यों अपने हाथ में रखा और क्यों वो समस्या पैदा की? और उसके बाद फिर क्या किया इन्होंने? जब कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी कबायली आए हुए थे, पाकिस्तानी सेना कबायली के भेष में घुस गई थी, और हमारी जब हिंदुस्तान की फौज वहां पहुंची उनको जब खदेड़ने लगी तो उन्होंने युद्ध विराम कर दिया ताकि पाकिस्तान के पास जितनी जमीन गई वो तो कब्जा करके बैठ जाए, एक समस्या पैदा हो जाए। इतिहास में कभी भी जीतती हुई कौम ने, जीतती हुई फौज ने कभी भी जो है ना युद्ध विराम करने की घोषणा नहीं की। नेहरू जी ने वो कहा। फिर इन्होंने भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए
म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान से घुसपैठ को बढ़ावा दिया। इन्होंने घुसपैठ को बढ़ावा दिया डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, अपना वोट बैंक के लिए, और वो आज कितना विकराल रूप ले चुका है ये आप लोगों से छुपाने वाली है। देखिए, एक तरफ जिन्ना कोशिश करते रहे, ये स्टेट भी ले लूं, मैं ये जगह भी ले लूं, यहां तक कि उनका तो जो है ना कोशिश ये थी बीकानेर स्टेट को भी अपने उसमें मिला देने की, पाकिस्तान में ले जाने की। और दूसरी तरफ ये नेहरू जी, इन्होंने करतारपुर साहब जो है, जो चंद किलोमीटर दूर था, उसको लेने की कोशिश नहीं की, और जो कबायली के रूप में जो फौज आई थी वो हमारा जो है शारदा पीठ वगैरह जो है कब्जा कर गए। इनको दर्द नहीं हुआ क्योंकि इनका सनातन के प्रति कोई प्रेम था ही नहीं। इन्होंने कभी सनातन के प्रति अपना कोई प्रेम नहीं दिखाया, और मैं तो कहता हूं इनका देशवासियों के प्रति भी कोई प्रेम नहीं था। ये खुद तो इनके कपड़े जो है लंदन में धुल के आते थे, इनकी मनपसंद सिगरेट के लिए हवाई जहाज उड़ के दूसरे शहर में जाते थे। देश का पैसा खर्च हो इनकी अयासी पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लंदन के अंदर 1948 के अंदर ओलंपिक हो रहे थे, वहां हमारी फुटबॉल की टीम गई, तो हमारे फुटबॉल के जो प्लेयर थे उनके पैरों में जूते नहीं थे, नंगे पांव थे। उन्होंने मैच खेला और फ्रांस से 2-1 से हारे। जब भारत के फुटबॉल कैप्टन से वहां के लोगों ने कहा कि आपके पैरों में जूते क्यों नहीं हैं, तो उसने कहा हम यहाँ पे फुटबॉल खेलने आए हैं, बूट बॉल नहीं खेलने आए। उसने भारत की लाज रखी, लेकिन नेहरू जी को जो है भारत की लाज की कोई चिंता नहीं थी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। नेहरू जी तो ये मान के चलते थे कि हिंदुस्तान के लोग काबिल नहीं है। इन्होंने सबसे पहले लंदन, ये क्योंकि ये अंग्रेजों के चाटुकार थे और हिंदुओं भारतीयों को तो हीन भावना से देखते थे, इन्होंने रॉब लॉकहार्ट को कमांडर इन चीफ बनाया था सेना का। और वो जो कमांडर इन चीफ थे उसने पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ डगलस को हमारे यहाँ की गुप्त सूचनाएं दी, घुसपैठ को बढ़ावा दिया। जब ये बात सामने आई तब उससे क्वेश्चन पूछा गया तो उसने वो पद छोड़ दिया और वो इंग्लैंड चला गया। सॉरी। उसके बाद इन्होंने एक मीटिंग बुलाई कैबिनेट की, नया सेनाध्यक्ष, अंग्रेज सेनाध्यक्ष जो है ना अपॉइंट करने के लिए। उसके अंदर जो है मिलिट्री के कुछ हायर रैंक के ऑफिसर्स भी थे। उसमें इन्होंने बोलना शुरू किया, क्योंकि भारत के जो सेना के लोग थे वो कभी टॉप उस पे पोस्ट पे नहीं रहे, इसलिए इनको जो है सेना को संचालन करने का अनुभव नहीं है, और इसलिए एक अंग्रेज जो है उसको सेनाध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। उस वक्त कर्नल नाथू सिंह जी जो है उस मीटिंग में थे। उन्होंने कहा ऐसे है, हमारे देश में किसी को भी प्रधानमंत्री का जो है अनुभव नहीं है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी प्रधानमंत्री भी एक अंग्रेज को कर देना चाहिए। नेहरू जी बहुत नाराज हुए, उसको बाहर निकाल दिया मीटिंग से। लेकिन बात तो तूल पकड़ चुकी थी। उस वक्त जो सॉरी उस वक्त जो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी, उन्होंने नाथू सिंह जी की सारी रिपोर्ट मंगाई, तो उन्होंने देखा कि वो उन्होंने बर्मा के अंदर भी लड़ाई में बहुत जो है वो उच्च पद पे काम किया है, सेना को टुकड़ियों को संभाला है, और
जो वर्ल्ड वार का जो में भी उन्होंने एक सेना की टुकड़ी को वो किया, तो उन्होंने नेहरू जी को कहा कि नाथू सिंह जी जो है वो सेनाध्यक्ष बनना डिजर्व करते हैं, लेकिन नेहरू जी तो नाराज थे उनसे। तो नेहरू जी ने प्रेशर में तो थे कि अब अंग्रेज नहीं रह सकते, तो करियप्पा जी को जो है वो सेनाध्यक्ष बनाया, नाथू सिंह जो नहीं, लेकिन नाथू सिंह जी के कारण से उनको भारत के अंदर जो है हिंदुस्तानी सेनाध्यक्ष अपॉइंट करना पड़ा। मेरा यह भी मानना है कि चीन से जो है नेहरू जी की अंदरूनी मिली भगत जरूर थी। आप मुझे गलत कह सकते हैं, लेकिन मेरे जो मानना है उसका कारण बताता हूं। चीन की भारत से कहीं सीमा नहीं मिलती थी। चीन ने तिब्बत पे हमला करके कब्जा करने का काम किया और उसमें मदद की नेहरू जी ने। जब चीन की फौज तिब्बत में लड़ रही थी, उनको खाने की जो है लाले पड़ गए थे, नेहरू जी ने यहां से चावल भेजे और ये कहे मैं चीन के सैनिकों को मरते हुए कैसे देख सकता हूं, और तिब्बत को कब्जे करवाया नेहरू जी ने। 1962 का आप युद्ध देखिए, पहले तो सेना को पूरी तरह से छूट नहीं दी लड़ाई करने की, हमारे सैनिक मारे गए। फिर जब लड़ाई करने की छूट दी तो उस वक्त हमारे देश की वायुसेना चीन की वायुसेना से बहुत मजबूत थी। क्यों नहीं नेहरू जी ने जो है परमिशन दी हमारे वायुसेना को जो है युद्ध में शामिल होने की? ये शक पैदा करता है। इतना बड़ा क्षेत्र हमारा जो है चीन के पास चला गया, और सबसे बड़ी शर्म की बात ये हमारे इतने फौजियों का बलिदान करा दिया, उसका इनको कोई दुख नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। नेहरू जी की इन पॉलिसी से उनकी षड्यंत्रकारी सोच जो है वो समझ में आती। घोटाले करने में नेहरू जी पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने भ्रष्टाचार को जो है हवा दी। मैं पिछले अंक में बता चुका, डिटेल में नहीं बताना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री के मेनन, उन्होंने एक जीप सेना के लिए जीप घोटाला किया था। उस जीप घोटाले का जब गूंज उठी थी तो नेहरू जी ने ये कहा था कि जो है प्रजातंत्र के गाड़ी के अंदर तो भ्रष्टाचार का ईंधन लगेगा ही लगेगा। और दूसरी बात और ये बूथ कैप्चरिंग में भी मास्टरमाइंड थे। जब पहला आम चुनाव हुआ था तो रामपुर से मौलाना अब्दुल कलाम के अगेंस्ट में सेठ विशंत चंद जी खड़े हुए थे, और विशंत चंद जी विजयी घोषित किए जा चुके थे। लेकिन नेहरू जी ने तत्कालीन चीफ मिनिस्टर पंत को फोन किया, किसी भी हालत में मैं अब्दुल कलाम को जीते हुए देखना चाहता हूं, और उसका नतीजा ये हुआ मत पेटी में हेराफेरी करके अब्दुल कलाम को जीता हुआ घोषित किया गया। यही नहीं, उस वक्त के आम चुनाव में अकेले यूपी में 12 प्रत्याशी इसी तरह से जो है ना गड़बड़ करके कांग्रेस के जीतवाए गए थे। और उस वक्त जो है वो जो यूपी के सूचना निर्देशक थे शंभुनाथ टंडन जी, उन्होंने एक लेख लिखा था, जब सेठ विशंत चंद ने मौलाना आजाद को मौलाना अब्दुल कलाम को धूल चटाई थी, भारत के इतिहास की अनजान घटना, उसमें लिखा था भारत में बूथ कैप्चरिंग के पहले मास्टरमाइंड नेहरू जी थे।
तो बूथ कैप्चरिंग में भी इनकी मास्टरी थी। और ये देखने में है, जो लोग चरित्रहीन शब्द इस्तेमाल करूं या जिनके चरित्र शुद्ध नहीं है, उनका जो अपने पत्नी के प्रति जो है व्यवहार बहुत क्रूरता की हद तक गया है। गांधी जी के एक एपिसोड में बना चुका, उसमें मैंने बताया था, गांधी जी ने खुद ने ये जो है शपथ ली हुई थी कि क्योंकि दूध वो मानते थे मांसाहार है, इसलिए दूध नहीं पीऊंगा। लेकिन जब उनके स्वास्थ्य पे पड़ी तो उन्होंने दूध पीना शुरू किया। लेकिन जब पत्नी बीमार पड़ी, उनको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेना था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसको एग्री नहीं करता। उनकी पत्नी मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी हट नहीं छोड़ी और बा को मरवा दिया। इसी तरह से नेहरू जी की पत्नी को टीबी हो गई थी, उसको टीबी का कोई इलाज नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, एक अन्य इंसान के साथ अपनी पत्नी को युगोस्लाविया किया, जो आजकल चेक रिपब्लिक कहलाता है, उसके प्राग जो है शहर में सेंटोरियम में एडमिट करा दिया। और ये 10 साल तक नहीं देखने गए उनको। ये इस बीच में कई बार इंग्लैंड गए, लेकिन ये अपनी पत्नी को देखने नहीं गए। ये तो यहां पे जो है एडविना से इश्क फरमाते रहे, और भी कई महिला मित्र थे। वहां पर जब ये बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता लगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां गए, वहां के डॉक्टर्स से मिले वो, और डॉक्टर्स ने ये कहा कि यहां से बढ़िया इलाज जो है वो स्विट्जरलैंड के बोसन बुसान शहर के अंदर हो सकता है। नेताजी ने नेहरू जी को संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उस वक्त नेताजी ने 75,000 रुपये इकट्ठे किए और जो है वो लेकर 70,000 लेकर उनको स्विट्जरलैंड ले जाकर बोसान के सेंटोरियम में उनको एडमिट कराया। लेकिन वो टूट चुकी थी, क्योंकि ये कभी देखने ही नहीं गए 10 साल में। और आखिर में उनकी जो है डेथ 28 मई 1936 को हुई। नेताजी ने 10 दिन पहले उनको बता दिया था तार दे के कि उनकी मिसेज की हालत खराब है, कभी भी डेथ हो सकती है। ये नहीं गए देखने, और उनकी डेथ के बाद भी इनको सूचना दी गई, ये फ्यूनरल में भी नहीं गए। उनका अंतिम संस्कार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। ये जो बातें मैंने रखी हैं, इससे इनकी दूषित सोच और षड्यंत्रकारी चरित्र उजागर होता है। अभी बहुत कुछ कहने को है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले अंक में मैं आपको ये बताऊंगा कि नेहरू जी के कारण से हमारे देश में कितना नुकसान किया, क्या हमें प्राप्त हो सकता था जो नेहरू जी ने नहीं लिया, और क्या क्या इन्होंने ऐसे एक्शन किए जिससे हमारे देश को बहुत बड़ी हानि हुई। तो इस अंक में मैं यही समाप्त करना चाहूंगा और आपसे निवेदन करूंगा, जैसे पहले अंक में बहुत आपने मेरा हौसला अफजाई की, इसको भी हौसला अफजाई करें। बहुत छानबीन करके मैं बनाता हूं इनको, और इसे को लाइक करें। मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।